गुड मॉर्निंग क्लास। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग आपके बीच में फिर से हैं ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून के माध्यम से अपनी एक नई सीरीज को लेकर के, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिटी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पॉलिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम पॉलिटी, उसके कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं उनको सीरीज बाय सीरीज हम लोग कंप्लीट करते हुए चलें, चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलें, ताकि एक जगह पे पॉलिटी का हमारे जितने भी नोट्स हैं वो पूरे कंपाइल हो सके। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की एक सीरीज जिसमें हमको पढ़ना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे होता है और कैसे इन सब चीजों की शुरुआत होती है। तो चले शुरू करते हैं अपनी एक सीरीज में जिसे हम कह रहे हैं पॉलिटी सीरीज, और स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के निर्माण के साथ। तो चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन तो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान, जो शब्द हमने कई बार न्यूज़पेपर में देखा, कई बार हम लोगों ने अपने जनजीवन में देखा। ये संविधान होता क्या है, भारतीय संविधान है क्या, कैसे इस चीज की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या। तो संविधान क्या है कि जवाब हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलॉसफी ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलॉसफी ऑफ अ कंट्री which includes sets of fundamental principles, laws and rules so that the country can smoothly govern। क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान क्या है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलॉसफी ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का दर्शन है। दर्शन क्या होता है? दर्शन को अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो दर्शन का मतलब होता है देखने का नजरिया। क्लियर है? देखने का नजरिया। किसी मशहूर शायर का शेर है कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, यानी कि जैसा आप नजर पैदा करेंगे, जैसा आपका नजरिया होगा, वैसा ही आपका देखने का दृष्टिकोण बनेगा। तो वैसे दर्शन भी कहता है क्या कि जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या देखना चाहते हैं, बोला भैया अपने नियम कानूनों को हम कैसा देखना चाहते हैं, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम कैसे देखना चाहते हैं, लॉस को हम अपने कैसे देखना चाहते हैं, कानूनों को हम कैसे देखना चाह रहे हैं, रूल्स को हम कैसे देखना चाह रहे हैं, नियम को हम कैसे देखना चाह रहे हैं, वो है बोला कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक नियमों का ढेर नहीं है, सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, क्योंकि नियमों की किताब तो बहुत सारी है ना। जैसे बीएनएस है जिसको हम पहले आईपीसी कहा करते थे, तो भारतीय नागरिक संहिता भी वही है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे नियम कानूनों की किताबें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फिलॉसफी है, हमारा दर्शन है। कैसे दर्शन है? जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखें कि भारत अपने संविधान के अंदर कहता है कि वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर सेक्युलर, वी आर रिपब्लिक। हम डेमोक्रेटिक हैं यानी कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम सेक्युलर हैं यानी कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम रिपब्लिक है यानी कि हम गणराज्य है। क्योंकि ये हमारा दर्शन है, ये हमारा देखने का नजरिया, हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं। वहीं हम अपने कई पड़ोस में अवर बिलव्ड पाकिस्तान, जैसे ही हम पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान ने कहा वी आर ऑल्सो डेमोक्रेसी, हम भी लोकतंत्र है, वी आर ऑल्सो रिपब्लिक, हमारे यहां भी रिपब्लिक है, गणराज्य है, बट वी आर नॉट सेक्युलर, वी आर इस्लामिक स्टेट। हम लोग क्या है? हम लोग पंथ निरपेक्ष नहीं है, हम एक इस्लामिक राष्ट्र है, जबकि हम लोकतांत्रिक भी हैं और गणराज्य भी है। थोड़ा हम दूर जाएं अपने और, तो हमें मिलती है कंट्री जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया क्या कहता है? वी आर इस्लामिक बट वी आर नॉट डेमोक्रेटिक, वी आर मोनार्क। हमारे यहां क्या है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक। इसके अलावा हम जाएं चाइना, तो चाइना क्या कह रहा है? बोला वी आर नो डेमोक्रेसी, अब वहां कम्युन रूल चलता है। तो जैसा जैसा जिसकी फिलॉसफी, वैसा वैसा उसका दर्शन। ठीक। और वैसा वैसी उसकी व्यवस्था। तो हर कंट्री की अपनी अलग फिलॉसफी, अपना अलग दर्शन, अलग नियम कानून। क्लियर है? कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि फिलॉसफी है, इसलिए बोला भाई ये बाकी नियम कानूनों से क्या होगा? ऊपर होगा। कोई बात अगर कहीं और लिखी गई है जो संविधान से मेल नहीं खाती, तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि संविधान हमारा दर्शन है, ये किताब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक कि अगर किसी किताब में बोला भैया इस किताब के अंदर जो जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिक्र है, वो किसी और किताब में नहीं है, तो यहां हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन किसी और किताब के कारण इसको नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दर्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द philosophy of a country which includes set of fundamental principles, laws, rules so that the country can smoothly govern, जिससे क्या हो? हमारे देश का शासन आसानी से क्या हो सके? सुचारू रूप से चल सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या संविधान किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या संविधान के बिना कोई राष्ट्र की परिकल्पना हो ही नहीं सकती है? तो ऐसा नहीं है। इसका जवाब है नहीं। क्यों? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इन द यूएसए इन द ईयर ऑफ 1776, इवन बिफोर इट हैड बिकम अ स्लेव ऑफ स्टेट लाइक इंग्लैंड। समझिए, इस लाइन के अंदर बताया गया है कि दुनिया का पहला संविधान 1776 में अमेरिका के अंदर बना।
और उससे पहले ही अमेरिका को गुलाम बना चुका था इंग्लैंड। यानी कि किसी भी राष्ट्र को बनने के लिए हमको कहीं से कहीं तक संविधान की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्र बिना संविधान के भी चल सकते हैं। हम अपने यहां देखें ना, हमारे यहां राम राज्य था, तो राम राज्य में कोई संविधान थोड़ी था, लेकिन देश था। भारत एक देश था ना, जिसको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। कि भारत एक देश था जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो देश तो हम थे ना। तो यानी कि किसी भी राष्ट्र को बनने के लिए क्या संविधान बहुत जरूरी चीज है? तो बिल्कुल नहीं। कि कोई भी देश बिना संविधान के चल सकता है, बहुत धूमधाम से चल सकता है और पूरी तरीके से कार्य कर सकता है। क्लियर है? उसकी सफलता असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि उसमें संविधान है कि नहीं। ठीक, तो संविधान की ऐसी कोई खास जरूरत, कोई नेसेसिटी किसी देश के लिए जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। सो व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? बात भी सही है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर संविधान की हमें जरूरत नहीं तो फिर हमने क्यों बनाया? है कि नहीं? अगर किसी देश के निर्माण के लिए संविधान की आवश्यकता नहीं है तो फिर हमने इसको क्यों बनाया? क्या जरूरत है हमें इसको बनाने की? ठीक, तो हमें इसकी जरूरत क्या है चिंकी? समझो, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द पीपुल एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करता है। और क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी लाता है। क्लियर है? क्या लाता है? ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, ये दो शब्द आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, ट्रांसपेरेंसी कैसे? क्योंकि हमने बता दिया हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो इस बुक से गवर्न होता है। ये बुक प्रधानमंत्री के हाथ में भी है और ये बुक एक आम आदमी के हाथ में भी है। आम आदमी इस बुक को पढ़ करके समझ सकता है कि अच्छा, हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसे बनता है, इतने टर्म के लिए बनता है, ये इसके कर्तव्य हैं, इनका इसको पालन करना पड़ेगा। अगर इनका पालन नहीं करता तो जनता इसको इस तरीके से हटा सकती है। ये बात जनता को पता है, ये बात प्रधानमंत्री को ही पता है। कल को अगर प्रधानमंत्री अपने किसी अनवांटेड प्रिविलेजेस का फायदा उठाना चाहता है तो ये उसको रोक सकता है, ये उसको टोक सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जानकारी है और इसी से उसकी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं आपके घर पे आकर के कि आपने तो इस नियम कानून को तोड़ दिया है, आपको सेक्शन 375, आपको सेक्शन 328, आपको सेक्शन 522 के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो एक बार के लिए आप डर जाओगे, क्योंकि आपको सच में नहीं पता है 375 क्या है, 522 क्या है। लेकिन मैं अगर आपसे आकर के आपके घर पे कहूं कि आपको तारक मेहता उल्टा चश्मा केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप हंसेंगे मुझ पे कि क्या बात करते हो, ये तो एक कॉमेडी शो है। मतलब किसी जमाने में तो था ही कॉमेडी, अब तो जो है वो गलती है। ठीक, क्यों आप हंसे, क्यों आप मुस्काए? आप इसलिए मुस्काए क्योंकि आपको पता था। कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना ही काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके चेहरे पे मुस्कान है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि बोला भैया नियम कानून क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अवेयर बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को अकाउंटेबल बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को ट्रांसपेरेंट बनाता है। समझ में आई बात? तो क्या किसी देश के बनने के लिए संविधान बहुत जरूरी है? नहीं है। संविधान का होना किसी देश के लिए बहुत जरूरी शर्त नहीं है। लेकिन क्या एक अच्छा देश होने के लिए संविधान होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एक देश होने में और एक अच्छा होने में, एक व्यवस्था होने में और एक अच्छी व्यवस्था होने में जो डिफरेंस आता है, उसके बीच की कड़ी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए। क्लियर? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन और इसलिए हमको इसकी जरूरत है। ठीक, हाउ द प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टार्टेड। ठीक, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के लिए इतना जरूरी है तो इसकी शुरुआत कब से हुई? कब से हम लोगों की इस शुरुआत की बात हुई? कब से हमने इस देश के अंदर संविधान की अपनी जो हमारी इच्छा थी उसको प्रकट किया? कब से भारतीय जन समाज संविधान के प्रति जागरूक हुआ? तो अब यहां से शुरू हो रही है कहानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भारत का संविधान बनकर के किस किस तरीके से तैयार हुआ। देखिए, एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, बड़े समझदार थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे। ठीक, चाहे वो गांधी थे, पंडित नेहरू थे, जिन्ना थे, सावरकर थे। ठीक, ये सब लोग जो हम लोगों के पूर्वज रहे, क्लियर, जो भी उस समय फ्रीडम फाइटर में थे। देखो, हम इतिहास से किसी को हटा नहीं सकते हैं। तो पूर्वज तो हम लोगों के थे, अच्छे बुरे, है कि नहीं? बुरे चाचा, अच्छे दादा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन है तो हमारे पूर्वज। ठीक, तो ये सब पढ़े लिखे बहुत थे, आप समझ में। और पढ़ने लिखने में अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे, चाहे आप पटेल को देखें, चाहे नेहरू को देखें, चाहे गांधी को देखें, चाहे जिन्ना को देखें, चाहे सावरकर को देखें, ये सब विदेशों में गए। क्लियर है? और विदेशों में जाकर जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इनको पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए। समाजवाद, लोकतंत्र, क्लियर है, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, नारीवाद, क्लियर है, पूंजीवाद, ये सब चीजें इन्होंने पढ़ी। और इन सब को समझने के बाद इनके समझ में आया कि संविधान एक अच्छे तंत्र की नींव तो का काम करता ही है।
संविधान का मूल काम एक अच्छे संविधान की नींव रखना है। और ऐसे में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ये समझ चुके थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद किस तरीके की व्यवस्था हो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और इसी क्रम में इन द ईयर ऑफ 1934 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम एन रॉय। पूरा नाम बोलेंगे तो आएगा मानवेंद्र नाथ रॉय। द डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेज्ड बाय द कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय। ठीक, भारत में एक बड़े कम्युनिस्ट नेता के तौर पे बोला भैया, जिनका नाम एम एन रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए हम लोग एक संविधान जैसी व्यवस्था का निर्माण भी करेंगे। क्लियर है? और इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में जो सबसे बड़ी धुरी थी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी जो इसके लिए काम कर रही थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अगले ही साल 1935 में इसको स्वीकार करना पड़ा। इन द ईयर ऑफ 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आजाद भारत के लिए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग भी रखते हैं। क्लियर है? ठीक, ये हुआ। अब जैसे ही सिचुएशन हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही है हमें एक स्वतंत्र भारत चाहिए, उसके लिए एक संविधान चाहिए। एम एन रॉय कह रहे हैं। अंग्रेज इस पे क्या रिस्पॉन्स देंगे? अंग्रेज इस पे बोलेंगे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि ना तुम कभी स्वतंत्र हो रहे हो और ना ही बोला भैया कभी तुम्हारा संविधान हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोचिए ना, अगर आज कश्मीर के लोग हमें बोले कि एक दिन हम आपसे आजाद भी होंगे और उसके बाद हम अपना संविधान भी बनाएंगे, तो भारत सरकार उसको कैसे देखेगी? भारत सरकार तो उसको बोलेगी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना तुम स्वतंत्र होंगे ना कभी ये होगा। क्लियर है? वो भी ऐसे ही देखा करते थे इस बात को, और इन लोगों की मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर एक चमत्कारी घटना हुई। उस चमत्कारी घटना का नाम है 1939 से 45 के बीच का वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, इसी समय वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। और वर्ल्ड वॉर सेकंड होते ही दुनिया की परिस्थितियां फिर से बदलने लगी, बिगड़ने लगी। किस तरीके से बदलने लगी और बिगड़ने लगी? 1939 से 45 के बीच में दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ हो गए एलाइज पावर्स और एक तरफ हो गई एक्सिस पावर्स। ठीक, अगर मैं एलाइज पावर की बात करूं तो इसमें कौन कौन है? एक ब्रिटेन है, ठीक, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन है जिसको हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, फ्रांस है। ये लोग एक टीम में आ गए, इन सबको एलाइज पावर कहा गया। और दूसरा पक्ष कौन था इस युद्ध में? दूसरा पक्ष था जिसको हमने कहा एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र का। धुरी राष्ट्र में कौन है? जर्मनी, हिटलर के लीडरशिप में, इटली, मुसोलिनी की लीडरशिप में, क्लियर है, जापान, क्लियर है, ये दोनों हिस्सों में हो गए। ठीक, अब है क्या सिचुएशन, अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको जर्मनी को टैकल करना है तो आपको यूरोप में अपनी दबदबा दिखाना होगा, आपको इटली को टैकल करना है तो आपको अपनी मजबूती का उदाहरण देना पड़ेगा यूरोप के अंदर। लेकिन गुरु अगर आपको जापान से टकराना है तो आपको एशिया में आना पड़ेगा। जापान को अगर आपको काबू करना है तो आपको एशिया में आना पड़ेगा। क्लियर है? और जापान को भी अगर इनको नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे आसान है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत फैली हुई हैं एशिया में। तो ऐसे में उसके पास भी आसान तरीका है कि उसको नुकसान पहुंचा सके, और यही सिचुएशन यहां पे बन गई। क्लियर है? और इस सिचुएशन में लगातार अंग्रेजों के मन में एक भय बनता रहा कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे हाथ से म्यांमार निकल रहा है, हमारे हाथ से इंडिया निकल रहा है। क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस सिचुएशन में ले आया, और जब इस सिचुएशन में वो ले आए तो यहीं पे बोला भैया, अंग्रेजों को लगा कि हमको भारतीय सेना को फिर से जागरूक करना पड़ेगा, अपने किले को बचाने के लिए हमको भारतीय सेना की आवश्यकता है। और भारतीय सेना के को अगर आपको जागरूक करना है तो आपको भारतीय जनमानस के प्रति विश्वास दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? और ऐसे में जैसे ही 1939 से 45 सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में ही पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन लोगों ने आह्वान किया कि आप बैकफायर कर ले। बोला भैया आप इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। क्लियर है? सेना से आह्वान कर दिया, बिना सेना के आप युद्ध लड़ नहीं सकते हैं। और सेना को आप समझ रहे हैं कि सेना, बोला भैया महात्मा गांधी के कहने पे चलने लगी है, सेना के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है। क्लियर है? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप 100 घोड़ों को खींच करके नदी किनारे ले आ सकते हैं, लेकिन एक को भी जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। समझे? यानी कि आप पूरी सेना को उठा करके म्यांमार बॉर्डर पे जाकर के जापान के सामने खड़ा तो कर देंगे, लेकिन अगर उनके मन में आपके लिए देशभक्ति नहीं है, अगर उनके मन में आपके लिए जज्बात नहीं है, तो हो सकता है वो पीछे को मुड़ के ही गोली चलाना शुरू कर दे। विश्वास की कमी सेनाओं को हमेशा हराएगी, और इसी विश्वास को पूरा करने के लिए उनको लगा क्यों ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात की जा सके। और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पहले ही बैठी हुई थी कि स्वतंत्र भारत और उसके लिए एक संविधान चाहिए। क्लियर है?
ये सिचुएशन यहां पे बनी और इसने भारतीय संविधान की मांग को आगे बढ़ाने में एक फिर से ताकत दे दी, फिर से इसको जागरूक कर दिया। क्लियर है? और इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में अंग्रेज आए एक ऑफर लेकर के, जिसे इतिहास में जाना जाता है अगस्त ऑफर के नाम से। ब्रिटिश एम्पायर प्रपोज्ड द अगस्त ऑफर इन द ईयर ऑफ 1940 बट द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड। आए बात समझ में? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इन्होंने आकर के अगस्त ऑफर के अंदर कहा देखो 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 गांधी जी, देखो 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए। क्लियर है? और इसके बदले हम आपको डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा देंगे। डोमिनियन राष्ट्र समझते हैं? डोमिनियन राष्ट्र क्या होता है? डोमिनियन राष्ट्र इस तरीके की व्यवस्था का नाम है कि जिसमें हम लोग दो हिस्सों में अपने नियम कानूनों को बांट लेंगे। ठीक, भारत की व्यवस्था को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। क्लियर है? आपके यहां बोला भैया 3-4 विषय हैं जिन पे बोला भैया अंतिम रूप से कानून बनाएगी इंग्लैंड की सरकार, और बाकी के विषयों पे भारत स्वतंत्र होगा। जैसे 3 विषय कौन थे? आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, भारत की कोई फौज नहीं होगी। क्लियर है? आपकी विदेशी संबंध क्या होंगे, फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, और आपकी बोला भैया इस पे कोई दखलंदाजी नहीं होगा। कम्युनिकेशन आपका हम देखेंगे, और इसके अलावा जो भी रिश्ते आपके यहाँ, शिक्षा क्या हो, हेल्थ कैसी हो, जितने भी विषय इन पे आप कानून बनाइए। क्लियर है? इस व्यवस्था का नाम होता है क्या? तो इस व्यवस्था का नाम है आपके यहाँ कि एक हो जाएगा बोला भैया क्या, कॉलोनियल पावर स्टेट, और एक हो जाएगा बोला भैया संप्रभु राष्ट्र। क्लियर है? तो इंग्लैंड इसमें बोला भैया क्या करेगा, आपको बोला भैया संप्रभु राष्ट्र के तौर पे रहेगा, और साथ में डोमिनियन स्टेट की भूमिका में रहेगा आपका कौन सा स्टेट, भारत वाला स्टेट। क्लियर है? इसको भारत ने कह दिया कि बिल्कुल कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज का मतलब पूर्ण स्वराज, फुल्ली इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। और उन्होंने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भारत के राजनेता भी इस समय बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि इंग्लैंड दबाव में है और इस समय अपनी बातें मनवाई जा सकती है। क्लियर है? फाइनली हुआ कि 1940 कोलैप्स कर गया, रिजेक्ट कर गया। फिर आया टाइम आगे 1942 में अंग्रेजों ने फिर से कोशिश की कि किसी तरीके से भारत के राजनेताओं के साथ एक संबंध बन जाए, एक बारी बात बन जाए, और इसके लिए एक मिशन भारत में भेजा गया जिसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत में आता है। ठीक, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है, और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आकर के कहता है कि चलो 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 माना आपको पूर्ण तरीके से आजाद करेंगे, दे दिया, पूर्ण आजादी देंगे आपको, लेकिन 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 इस युद्ध में आप हमारा साथ दो। ठीक, एक बारी हम युद्ध जीत गए, जापान को हरा दिया, जर्मनी को हरा दिया, इटली को हरा दिया, उसके बाद जब हम इनको हरा देंगे तो हम भारत को पूर्ण तरीके से आजाद कर देंगे, लेकिन पहले आप इस लड़ाई में हमारा साथ दो। अब गेंद भारत के पक्ष में, भारत के राजनेताओं के पक्ष में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी? महात्मा गांधी ने इसे कहा ये तो डूबते हुए बैंक का चेक है। बोला अच्छा, आप हमको आजाद करोगे, आप हमको इंडिपेंडेंट कराओगे कब? जब आप जीत जाओगे। आप जीत पा रहे हो, आप इस परिस्थिति में जीत हार रहे हो इनसे। क्लियर है? और इसीलिए बोला भैया कि आप सबसे पहले हमें स्वतंत्र करवाइए। आजाद भारत बोला भैया इस बारे में सोचेगा कि हमको युद्ध में आपका साथ देना है नहीं देना है। हो सकता है कि आजाद भारत के साथ से आप जीत जाएं, वरना गुलाम भारत के साथ से तो आप जीतोगे भी नहीं। तो इसीलिए हमको आज हम आजाद कराइए। क्लियर है? और फाइनली ये बात भी क्या हो गई, अधूरी रह गई। क्रिप्स मिशन भी बोला भैया फेल हो गया, क्योंकि यहां पे बात अटक गई कि उन्होंने कह दिया पहले हम क्या करेंगे, युद्ध जीतेंगे, फिर आपको आजाद करेंगे, आप युद्ध में हमारा साथ दो। और उन्होंने कह दिया कि पहले आप हमें आजाद कराइए, ठीक, फिर आजाद भारत आपके साथ युद्ध में साथ देगा, क्योंकि हम भी जर्मनी की क्रूरता के खिलाफ हैं, हम भी इटली की क्रूरता के खिलाफ हैं, लेकिन हम लोकतंत्र के पक्ष में भी। क्लियर? और यहां पे क्रिप्स मिशन की भी क्या हो गया, जो प्रयास था वो असफल हो गया। नेक्स्ट, by the end of the Second World War in 1945, the British Empire had realized that it could be no longer remain in India, and the process of liberating India began. फाइनली क्या हो गया, 1945 का साल आया। 1945 में बोला भैया युद्ध की समाप्ति हुई, और युद्ध की समाप्ति पर क्या हो गया कि जो हमारे एलाइज फोर्सेस थे वो जीत गए, इंग्लैंड, यूएसए, सोवियत रूस, ये जीत गए। क्लियर है? और जैसे ये लोग जीते, जैसे ही जापान ने सरेंडर किया 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम के अटैक के बाद, जैसे ही उनका सरेंडर आया, क्लियर है, और एक्सिस फोर्सेस हार गई और एलाइज फोर्सेस जीत गई, तो एक तरीके से देखा जाए तो एलाइज फोर्सेस की जीत हुई, और वहीं इंग्लैंड के समझ में आ गया कि ये हमारी जीत करके भी हार है। क्यों हार है? क्योंकि इसी एरिया से बहुत सारे अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़े हो गए। इसी समय अगर हम देखें, पूरी दुनिया को अगर छोड़ भी दें, तो यही वो समय है जब इस साउथ एशिया के रीजन में म्यांमार, बर्मा फ्री हो जाएगा इंग्लैंड से। इसी समय बोला भैया क्या हो जाएगा, भारत फ्री हो जाएगा। इसी समय पाकिस्तान फ्री हो जाएगा। इसी समय अफगानिस्तान में बोला भैया एक नई सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो इसी समय 4-5 राष्ट्र तो यही निकल करके आ गए हैं।
क्लियर है। और ये सिचुएशन बनी और जल्द ही इंग्लैंड के समझ में आ गया कि हम जीत तो गए हैं, बट अब इस नेशनलिज्म की जो भावना जाग चुकी है देश के अंदर, अब हमारा यहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और ऐसे में हमें इंडिया को लिबरेट करना पड़ेगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। क्लियर है। फिर क्या हुआ, अब सरकार जब मान चुकी है कि हमको इनको आजाद कराना है, ऐसी सिचुएशन में वो लेकर के आई कैबिनेट मिशन 1946। सबसे इंपॉर्टेंट घटना, कैबिनेट मिशन 1946 ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि अब अंग्रेज भारत छोड़ करके जाना चाहते हैं, वो भारत को छोड़ करके जाने को पूरी तरीके से तैयार हैं और अब उनका मूड ये है कि जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करके यहां से निकला जाए। और इसीलिए कैबिनेट मिशन 1946 ने कहा, फाइनली बाय द कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश एम्पायर एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार किया और बोला हम तो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो संविधान की बात कर रहे थे, आप उस संविधान पे कार्य करना स्टार्ट करें। ठीक, अब हमें एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है। भले ही भारत अभी गुलाम है, भले ही भारत अभी कॉलोनी है इंग्लैंड की, लेकिन अब यहां पे स्वतंत्रता के लिए और उसके बाद के लिए तैयारियां शुरू होने लगी हैं, जो आया कैबिनेट मिशन 1946 से। अब सिचुएशन क्या है इस समय भारत की? इस समय भारत की सिचुएशन यह है कि भारत इस तरीके से बटा हुआ है। यह है भारत, यह है अनडिवाइडेड इंडिया। और इस अनडिवाइडेड इंडिया की सिचुएशन क्या है कि कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया में हैं और कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि प्रिंसली स्टेट है, राजा रजवाड़े हैं। क्लियर है। जैसे हम अपनी इस इमेज में देखें तो कुछ इलाके हमारे पास है प्रिंसली स्टेट। क्या है? प्रिंसली स्टेट है। प्रिंसली स्टेट कौन से है हमारे पास? जैसे जम्मू कश्मीर में प्रिंसली स्टेट है। क्लियर है। जैसे राजपुताना का इलाका प्रिंसली स्टेट है, जैसे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है, मैसूर प्रिंसली स्टेट है, बलूचिस्तान का स्टेट है। क्लियर है। और कुछ जो हमारा येलो पोर्शन है, ये हमारा ब्रिटिश इंडिया है। ये वो है जो टोटली इंडिया जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है। तो मेनली हमारे पास इस समय प्री पार्टीशन मैप में ये सिचुएशन है कि कुछ इलाके अंग्रेजों के पास है और कुछ इलाके राजा रजवाड़ों के पास है। क्लियर है। जैसे उत्तराखंड के लोग समझ पाएंगे कि जो हमारा इलाका है टिहरी का इलाका, ठीक, टिहरी में रजवाड़ा है, ठीक, लेकिन उत्तराखंड का बाकी जो इलाका है, क्लियर है, वो सारा का सारा इलाका क्या है, तो वो सारा का सारा ब्रिटिश के पास है। क्लियर है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारे यहाँ पे थी। ठीक। और इस समय इन लोगों ने कहा कि देखो भैया, आप स्वतंत्र जब होंगे तब होंगे, इस समय आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप यहां पर क्या करें, आप यहां पे नई संविधान सभा बनाने का प्रयास करें और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करें। क्लियर है। क्योंकि अब वो चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकलना है। और इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने कहा कि चलिए आप क्या कीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप एक संविधान सभा का निर्माण करें। संविधान सभा बोला भैया किस किस से मिलकर के बनेगी, तो इंडियन प्रिंसली स्टेट जो भारत के रजवाड़े हैं उनसे और ब्रिटिश एम्पायर से मिलकर के बनेगी। क्लियर है। संविधान सभा में टोटल मेंबर्स कितने होंगे, तो बोला 389 होंगे। कितने होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में बोला भैया टोटल हमारे मेंबर्स कितने होंगे, तो 389 मेंबर्स होंगे। टोटल मेंबर्स की जो हमारी संख्या होगी वो 389 होने वाली है। क्लियर है। 389 मेंबर्स हमारे पास टोटल होंगे, जिनमें से 296 आएंगे ब्रिटिश प्रोविंस से। यानी कि जहां जहां बोला भैया क्या है, ब्रिटिशर्स की बोला भैया क्या है, प्रेजेंस है, जहां ब्रिटिश के क्षेत्र है, वहां से आएंगे 296 लोग। और 93 लोग जो है आपके आएंगे प्रिंसली स्टेट से। कहां से आएंगे? भारतीय राजवाड़ों से आएंगे। आप समझ में? क्लियर है। 296 लोग जो यहां से आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था क्या होगी आने की, तो बोला इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, क्योंकि इन इलाकों में छोटी छोटी राज्य सरकारें तो थी, भले ही बहुत अल्प अधिकारों के साथ थी, लेकिन यहां पर थी। क्लियर है। बोला इन्हीं में से चुन लिया जाएगा। जैसे आज भी हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव होता है, तो स्टेट की विधानसभाओं में से हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा मेंबर चुन लेते हैं, तो वाला सिस्टम आ जाता है। वैसे ही बोला भैया इनका चुनाव कौन करेगा, तो ब्रिटिश प्रोविंस की जो सरकारें हैं वो अपने में से 296 लोगों को चुन करके भेजेगी। और दूसरा बोला भैया क्या है, तो दूसरा है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट बोला भैया कितने, तो 93 बोला भैया जो हमारे प्रिंसली स्टेट है ये अपने यहाँ से नॉमिनेटेड कर दें। अब देखो राजा तो अपने यहाँ चुनाव कराएगा नहीं, तो नहीं कराएगा राजा चुनाव, क्योंकि अगर राजा ने चुनाव कराया और कोई आदमी जीत गया, यानी कि ये क्या है, राजा के बाद दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलर आदमी है वहां पे। और अगर ये राजा के बाद दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलर आदमी वहां पर है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब एक ही निकलता है कि यहाँ पे संकट में है दूसरे की व्यवस्था, संकट में है। क्लियर है। क्योंकि राजा की कुर्सी अब खतरे में है, और क्योंकि अगर राजा की कुर्सी खतरे में होगी तो राजा कभी अपने इलेक्शन होने नहीं देंगे। इसलिए बोला भैया इनको कहा गया राजा जी आप नॉमिनेट कर दीजिए, जो आदमी आपको सही लगता है आप उसको बोला भैया हमारे पास भेज सकते हैं। समझे? क्लियर है। तो दो तरीके से सिचुएशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी है, 389 टोटल मेंबर होने वाले हैं, 296 लोग आएंगे बोला ब्रिटिश एरिया से, और 93 लोग आएंगे जिनको नॉमिनेट करेंगे राजा अपने अपने रजवाड़ों से। समझे? ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें
तो संविधान सभा की बोला भैया अब बात तो स्टार्ट हो गई। अब पहली मीटिंग कब होगी? तो फर्स्ट मीटिंग होगी कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? इस मीटिंग में क्या किया जाता है? इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले बोला भैया एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि आज हम सबसे पहली बार मिले हैं, तो किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाए इसके लिए बोला भैया कोशिश होगी कि हम लोग क्या करें, एक अध्यक्ष चुन लें। तो क्या चुना गया सबसे पहले? एंट्रीम प्रेसिडेंट चुना गया सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एंट्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा में अंतरिम अध्यक्ष के लिए किसको चुना गया? सचिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया। क्वेश्चन आया है बहुत बार कि भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा साहब थे। क्लियर है? अब सचिदानंद सिन्हा साहब अध्यक्ष हो गए आज की मीटिंग के लिए। जैसे ही अध्यक्ष हुए, इन्होंने कहा देखो भैया मेरी अध्यक्षता का मूल कारण यह है कि मैं इस संविधान सभा को एक परमानेंट अध्यक्ष दे सकूं, परमानेंट प्रेसिडेंट दे सकूं, और इसके लिए मैं क्या करवाता हूं? चुनाव की घोषणा करता हूं। और इसके बाद यहां पर क्या हुआ? एक चुनाव की प्रक्रिया हुई। उस चुनाव की प्रक्रिया का रिजल्ट आया 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरी मीटिंग हुई। और 11 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया गया? राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो क्वेश्चन आया कि एंट्रीम प्रेसिडेंट कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूरे अध्यक्ष, पूर्ण रूप से अध्यक्ष कौन थे? पूरे कार्यकाल तक के लिए अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है? इसी समय इनके साथ इनकी हेल्प के लिए दो लोगों को और चुन लिया गया। एक थे एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामचारी, और इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामचारी। इन दोनों लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया। इसी समय बोला भैया क्या हुआ कि थर्ड मीटिंग भी प्रपोज की गई। और थर्ड मीटिंग के अंदर बोला भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग होती है। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव से क्या मतलब है? उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब है कि हम संविधान बनाने के लिए इकट्ठा तो हो गए हैं, लेकिन हमारा संविधान होगा कैसे, हमको कैसा संविधान चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा कि ये हमारे उद्देश्य हैं, इस प्रकार का संविधान हम बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम सभी लोगों को काम करना है। तो 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? अब इसके बाद हमने काम करने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई। क्लियर है? जैसे कौन कौन सी कमिटीज है हमारे पास? तो हमारे पास कमेटी ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर है, स्टीयरिंग कमेटी है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है, क्रेडेंशियल कमेटी है, हाउस कमेटी है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बहुत सारी कमिटीज है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है हमारे पास। क्लियर है? ठीक, इन्होंने और इनकी मदद से हमारे संविधान का काम होना स्टार्ट हुआ। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से बोला भाई हमारे यहाँ क्या होने लगा? हमारे यहाँ इस तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू होने लगी। क्लियर है? यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर राजेंद्र प्रसाद है, अभी यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद अगर अध्यक्ष है, अगर राजेंद्र प्रसाद को हम लोगों ने संविधान सभा का अध्यक्ष चुना हुआ है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया? समझिए बात को, यहीं पे उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो बिना किसी रोक टोक के, बेझिझक होकर के आप कह दीजिए कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया, जिसके अंदर 389 लोग थे, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जिसके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामचारी थे। बिल्कुल कहिएगा। क्लियर है? फिर ऐसा क्यों कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण तो बाबा साहब ने किया? बाबा साहब ने क्या किया? भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? तो भीमराव अंबेडकर भी बोला भैया जैसे बहुत सारी कमेटीज हैं, इन्हीं में से बोला भैया एक हमारी कमेटी है ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है, उसके अध्यक्ष थे, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के पास क्या जिम्मेदारी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जिम्मेदारी थी कि हम किस किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, इनमें किन चीजों को जोड़ा जाए और किन चीजों को हटाया जाए। क्लियर है? इस पे चर्चा करने का काम, पूरी जितने भी हमारी दुनिया में संविधान उस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें क्या चीज हम कहां से लाएं, किनको रखा जाए, किनको हटाया जाए, उस किनको बहस के लिए तैयार किया जाए, इन सब पे काम था बोला भैया किसका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का था। क्लियर है? और इसीलिए बोला भैया उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ लोग कहते हैं। ठीक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई पोस्ट नहीं है, वैसे ही जैसे फादर ऑफ नेशन जैसी कोई पोस्ट नहीं है। अब समझिए, ये अपने प्रेम में, अपनी श्रद्धा में कुछ लोग बोला भैया कोई देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। क्लियर है? अब क्या ये कहकर के मैं बाबा साहब के सम्मान को कम करने का प्रयास कर रहा हूं? नहीं। अगर हमसे कोई पूछे कि पूरी संविधान सभा में कौन वो व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा शिक्षित थे,
सबसे ज्यादा काबिल थे। तो बिना किसी रोक टोक के हम बोलना चाहेंगे भीमराव अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जो कि अपनी एजुकेशन में, जो कि अपने ज्ञान में, जो कि अपने अनुभव में सबसे सीनियर थे, और इनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। लेकिन जब हम बाबा साहब को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी संविधान सभा को छोटा नहीं कर सकते, हम 389 लोगों के प्रयासों को छोटा नहीं कर सकते। तो उस भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया। भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या किया? भीमराव अंबेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया, जिसके लिए देश सदा उनका ऋणी रहेगा। समझे? क्लियर है? तो ये वो कमेटीज, क्लियर है, जिनके बारे में हमको जानना है, जिन्होंने संविधान बनाने में अपनी भूमिका को निभाया। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? फिर एक डेट आती है बहुत इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के अंदर बोला भैया एक खुशखबरी आई कि आपको इंडिपेंडेंट किया जा रहा है और भारत का जो देश है वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्लियर है? फ्रीडम नहीं मिली, इंडिपेंडेंस मिली। क्लियर है? क्या डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के अंदर? इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के अंदर ये अंतर होता है कि इंडिपेंडेंस होती है एब्सोल्यूट, क्लियर है, अंतिम, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। भारत 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो चुका है तो हो चुका है। क्लियर है? कोई उससे ऊपर नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? हमसे ऊपर एक यूनाइटेड नेशन है, उसने हमसे कहा एनपीटी साइन करो, हमने कहा नहीं करेंगे। उसने कहा सीटीपीटी साइन करो, हमने कहा नहीं करेंगे। क्लियर है? एक बहुत मजबूत देश है अमेरिका, हमारे पीछे लगा हुआ है कि एक बारी बोल दीजिए ना कि रशिया ने बहुत गलत किया यूक्रेन के साथ, नहीं बोलते। रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, वो हमसे लगातार कह रहा है कि यूरोप के लोग हमसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए ना, हमसे ज्यादा सामान नहीं खरीदते। इंडिपेंडेंट, अपने फैसले, अपने डिसीजन जो खुद लेते। क्लियर है? वो होती है इंडिपेंडेंस। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है ऐसी छूट जिसपे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, इसे फ्रीडम कहते हैं। क्लियर है? फ्रीडम का मतलब ऐसी छूट जिसपे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। जैसे रिस्ट्रिक्शंस कहां लगाई जा सकती हैं बोला तो जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं? अभी एक मामला सामने आया लेटेंट शो का, तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप, आपको एक लिमिटेशन के अंदर, एक सामाजिक दायरे के अंदर अपनी बात को रखना हो। क्लियर है? आए बस समझ में? ठीक। आर्टिकल 19 में आता है राइट टू फ्री मूव, देश की टेरिटरी के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार। जाके देख सकते हैं कि आज मोदी जी ने दाल कौन सी बना रखी है उनके किचन में, जाके देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि फ्रीडम मतलब आजादी, आजादी मतलब जिसपे क्या है? रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर है? आए बस समझ में? इंडिपेंडेंस दूसरा है, और इसीलिए 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंस है। क्लियर है? ठीक। 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल रही है? स्वतंत्रता मिल रही है। क्लियर है? ठीक। ये हुआ, लेकिन इसी दिन एक और घटना घटी। क्या घटना घटी? 15 अगस्त 1947 को ना सिर्फ देश स्वतंत्र हुआ बल्कि इसका बंटवारा भी हुआ। ठीक। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था अनडिवाइडेड इंडिया, तो अनडिवाइडेड इंडिया हमें ऐसा दिख रहा था, ये था अनडिवाइडेड इंडिया। और 15 अगस्त के बाद किस तरीके का है? तो ये है इंडिया। अब इसी समय यहां पे ना एक डिफरेंस और आ जाएगा हमारे, एक तो हमारा एरिया कम हो गया। क्लियर है? एक तो हमारा एरिया इस समय कम हो गया, इसके अलावा एक और चेंज आया। क्या आया? पहले हमारे यहां जो संख्या थी वो थी 389, संविधान सभा की कुल संख्या थी 389 थी, लेकिन अब ये घट के कम हो जाएगी। कितनी हो गई ये संख्या? ये हो गई है 299। 299 आए बस। कहां चले गए इतने लोग? बाकी के लोग कहां चले गए? वो लोग चले गए पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए। अरे जब ये इलाका ही हमारे पास नहीं रहा तो इस इलाके से जो आने वाले संविधान सभा के लोग थे वो अब भारत का संविधान थोड़ी बनाएंगे, वो पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे। तो वो लोग चले गए और अब हमारी संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। तो 15 अगस्त को बोला भैया भारत स्वतंत्र भी हुआ, भारत का विभाजन भी हुआ, और इसी समय भारतीय संविधान में के जो संविधान सभा के मेंबर हैं उनकी संख्या भी गिर करके कितनी हो गई? 299 हो गई। कितनी है? तो 299 हो गई। क्लियर है? अब ये जो 299 मेंबर्स हैं भारतीय संविधान सभा के, ठीक, स्वतंत्रता के बाद, ये कहां से आते हैं? तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से ही आते हैं। और इसमें बोला भैया 229 आते हैं कहां से? ब्रिटिश इंडिया से, जिसके बारे में हम बहुत लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं, एक लंबी चौड़ी चर्चा हमारी हो चुकी है कि ब्रिटिश इंडिया मतलब वो क्षेत्र जिसपे कि ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं। और बोला 70 लोग आएंगे कहां से? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब राजा रजवाड़े जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के बोला भैया कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो बोला भैया इस तरीके से अब हमारी संख्या हो गई है 299, 229 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड 70 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और डेट आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट। कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? इस दिन हमारा संविधान बनकर के पूरी तरीके से तैयार हुआ।
हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। आफ्टर द 2 years 11 months 18 days कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा करने के बाद पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया। क्लियर है? ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसको बनने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय हमको इसको बनने में लगा। क्लियर है? अब अगर बनकर के तैयार हो गया तो फिर अब इसे लागू कर दो। 26 नवंबर को अगर बन गया तो इसको लागू कर देना चाहिए हमें। लेकिन क्या मजेदार बात है कि भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी को। 26 जनवरी कब? तो 1950। ठीक, लगभग 2 महीने बाद। 2 महीने बाद बोला भैया क्या हुआ? लागू हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी इतनी भर है कि इन द ईयर ऑफ 1930 में अपनी जनता को मोटिवेट करने के लिए और अंग्रेजों को जेलस फील कराने के लिए आईएनसी ने एक ट्रिक चली और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि 26 जनवरी को हम अपने इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाएंगे। किसके तौर पे मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाएंगे। क्लियर है? और इंडिपेंडेंस डे के तौर पे हम लगातार उसको मनाना स्टार्ट किया, जबकि इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं था। इसका केवल 2 उद्देश्य थे कि एक, ब्रिटिशर्स इससे परेशान हो, और दूसरा, जनता इसमें मोटिवेशन फील करे। क्लियर है? और 1930 से हम लगातार मनाए जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। लेकिन ओरिजिनल इंडिपेंडेंस हमें कब मिली? 1950 में, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। क्लियर है? और जैसे ही हमें 15 अगस्त 1947 को ओरिजिनल इंडिपेंडेंस मिल गई, अब एक ही देश के अंदर 2 इंडिपेंडेंस डे तो नहीं हो सकते। क्लियर है? लेकिन अब, और क्योंकि ओरिजिनल वाला तो कौन सा है? 15 अगस्त है, जिस दिन एक्चुअल में मिली है। अभी तो हमने बोला जो हमारा 26 जनवरी है उसको तो बस हमने क्या रखा था? मोटिवेशन के लिए रखा हुआ था। तो अब इसका क्या किया जाए? तो इसका फॉर्मूला ये निकाला गया, क्योंकि अभी तक बोला भैया कितने साल हो चुके हैं? 20 साल हो चुके हैं, और 20 सालों से लगातार हमारे लिए 26 जनवरी क्या बन चुकी है? एक पवित्र दिन बन चुका है। और इसीलिए उस दिन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमने क्या कर दिया कि हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, उसको 2 महीने होल्ड पे रखा, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को क्या किया? उसे लागू करवाया। और इस दिन को हमने कहा रिपब्लिक डे। आए बस समझ में? हमने कहा भारत का गणतंत्र है। क्लियर है? इस दिन से हमारा संविधान लागू होता है। क्लियर है? और क्योंकि हमने कह दिया 15 अगस्त को हमने कह दिया इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को हमने कह दिया रिपब्लिक डे, तो क्योंकि इस दिन जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इसको भी तो कुछ कहेंगे ना, 26 नवंबर 1949 को। और इस डे को हमने कह दिया क्या? इस डे को हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। क्लियर है? तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 26 नवंबर को क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, इसको हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन डे। और हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू किस दिन हुआ? तो लागू हमारे देश का संविधान हुआ है कब? 26 जनवरी 1950। क्लियर है? तो उसको हमने कह दिया रिपब्लिक डे। और इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण का कार्य क्या हुआ? पूरा हुआ। क्लियर है? ठीक। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसमें कि उस समय आर्टिकल्स कितने हैं? तो 395 है। 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। स्केड्यूल्स कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। पार्ट कितने थे? 22 थे। क्लियर है? और इस तरीके से हमारा देश का संविधान बनकर के आगे चला। 1950 की परिस्थितियां ये हैं। 1950 26 जनवरी को हम लोग यहां खड़े। क्लियर है? इसके बाद क्या क्या होता चला गया? इसके बाद इस पार्ट्स के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, इनको हम जानेंगे अपने आगे की सीरीज में, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? पार्ट वाइज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान के हर पार्ट में वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमारे देश को और भी ज्यादा अकाउंटेबल बनाती है, हमारी सरकारों को अकाउंटेबल बनाती है और हमारे शासन व्यवस्था को मजबूत क्या देती है? एक आधार स्तंभ देती है। क्लियर है? इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और पार्ट 1 से स्टार्ट करते हुए लगातार पार्ट 22 तक देखेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप आज की क्लास आपके समझ में आई होगी और आज की क्लास से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।